चलो भाई, लास्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एयर पॉल्यूशन के बारे में। बेटा एयर पॉल्यूशन में मैंने आपको बता दिया था अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर ड्यू टू एडिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था एयर पॉल्यूटेंट हो सकते हैं गैसियस एयर पॉल्यूटेंट और पार्टिकुलेट मैटर। सीपीसीबी के अकॉर्डिंग 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल आर हाईली हजार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ। बेटा उसके बाद हम लोगों ने न्यूमोकॉनियोसिस और उसके टाइप्स के बारे में बात कर ली थी। देन हम लोगों ने कहा था एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द एयर एक्ट लॉन्च किया था बेटा, जिसमें 1987 में अमेंडमेंट करके साउंड पॉल्यूशन को इंक्लूड कर लिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने केस स्टडी पढ़ा था बेटा। केस स्टडी दिल्ली में 1990 में सर्वे हुआ था जिसमें दिल्ली वाज रैंक्ड 4th अमंग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज बेटा। देन सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली है उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब सीएनजी में तो कन्वर्ट दिल्ली में कर ही दिया है, लेकिन क्या पूरे देश के अंदर एयर पॉल्यूशन की समस्या ऑटोमोबाइल्स की वजह से बढ़ती जा रही है बच्चों? इस वजह से क्या पूरे देश के अंदर अलग अलग स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगाए जाना जरूरी बेटा? और इन स्ट्रिंजेंट नॉर्म को हम लोग कहते हैं भारत स्टेज नॉर्म्स। बता दिया था किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? भारत स्टेज नॉर्म्स के बारे में। भारत स्टेज नॉर्म्स वर अडॉप्टेड फ्रॉम यूरोपियन नॉर्म्स, जिनको हम यूरो नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। राइट बच्चों, भारत स्टेज नॉर्म्स में BS1 से लेकर और BS6 तक की क्या कहानी है मैं पूरी यहां पर लिख रहा हूं। BS1 दिस वाज adopted in 1999 and 2000। ठीक है। BS2 की अगर बात की जाए, बेस्ड ऑन यूरो 2 नॉर्म्स, 1 अप्रैल 2003 से 11 मेगा सिटीज में लागू हुआ और 1 अप्रैल 2005 से इसे नेशन वाइड लागू कर दिया गया। पहले 11 मेगा सिटीज में इसको लागू किया गया, बाद में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। किसकी बात चल रही है? BS2 के। इसके अंदर नॉर्म्स क्या बनाए गए थे? सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल शुड नॉट एक्सीड 500 ppm। कितना होना चाहिए बेटा? 500 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, BS3 नॉर्म्स। BS3 नॉर्म्स वर बेस्ड ऑन यूरो 3 नॉर्म्स। 1 अप्रैल 2005 को जब नेशन वाइड BS2 लागू हुआ था, उस समय पर 1 अप्रैल 2005 को ये 11 मेगा सिटीज में BS3 लागू कर दिया गया। ठीक है, जिसको नेशन वाइड 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया नेशन वाइड। राइट नाउ, अब आपको पता ही है कि कोई भी नियम कानून अगर लागू होता है तो भारत में इसको लागू करने में बड़ी समस्या आती है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट होते होते अक्टूबर आ गया। पेपर्स में तो अप्रैल में ही हो जाना था, लेकिन एक्चुअल में ऑन ग्राउंड ये कब तक इम्प्लीमेंट हो पाया बेटा? 2010 तक। क्या नियम कानून बनाए गए थे? सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल 150 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डीजल में 350 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का कंटेंट 40 to 42% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, these were the norms for BS3 norms, that is भारत स्टेज 3 norms। नेक्स्ट, अगला है BS4 norms बेस्ड ऑन यूरो 4 नॉर्म्स बेटा। 1 अप्रैल 2010 को जब ये नेशन वाइड BS3 लागू हुआ था,
13 मेगा सिटीज में, कितने बेटा, 13 मेगा सिटीज में BS4 को लागू कर दिया गया। अभी तक कितने चल रहे थे, यहां पर कितने हो गए, BS4 के समय पर 2 मेगा सिटीज और जोड़ी गई थी, लखनऊ एंड शोलापुर। कौन से बेटा, लखनऊ एंड शोलापुर को ऐड किया गया था, इसलिए 11 से क्या हो गई थी, 13 हो गई थी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2010 को इसे मेगा सिटीज में लागू किया गया। यहाँ पर आप देखें तो देश में ही 2 साल पीछे चल रहे थे, यहाँ पर देश में 5 साल पीछे हो गए। इसी बैच में हो क्या, रोज आते हो है? इस चैप्टर के स्टार्टिंग से आ रहे हो, बैठ बैठ बैठ। बुक किताब कॉपी कहाँ है आपकी, कॉपी लाए हो, मॉड्यूल एनसीईआरटी कुछ नहीं लाए हो, मॉड्यूल है, अच्छा अच्छा, और बताना पड़ता है सर। 2010 में नेशन वाइड, मतलब देश के देश में ही 5 साल लेट हो गए भैया, है। इसका मतलब यहाँ पर 2010 में जब BS4 लागू हुआ तो नेशन वाइड कब लागू होना चाहिए था, 2015 में। अरे होना चाहिए था ना भाई, 5 साल लेट चल रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि 5 साल बाद ही होगा, राइट। लेकिन भाई साहब हम 7 साल लेट हो गए। 2017 में नेशन वाइड लागू हो पाया। शायद आपको पता हो, मार्च 2017 में बाइक्स पर और स्कूटर्स पर 20,000 से 50,000 तक का डिस्काउंट आया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था कि 1 अप्रैल 2017 से BS4 के अलावा कोई भी नया व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसलिए जितना भी पुराना BS3 BS2 का माल था वो पूरा का पूरा स्टॉक आउट किया गया था, वो क्लियरेंस सेल लगी थी एक तरह से, राइट। वो इसकी वजह से था क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट नॉर्म दे दिया था कि भैया 2017 1 अप्रैल के बाद BS4 के अलावा कोई भी व्हीकल रजिस्टर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, नियम कानून क्या बनाए गए भैया इसमें, सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल should not exceed 50 ppm। कहां से शुरू किए थे, कहां तक ले आए, 50 ppm तक ले आए। इसका मतलब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में लगातार सल्फर के ऑक्साइड्स का रिलीज मिनिमाइज किया गया। समझ में आई बेटा बात। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर देखा जाए तो देश के देश में 7 साल लेट चल रहे हैं, है ना, और इसी तरह से चलता रहा तो यूरोप से तो हम पहले पीछे थे, अरे हाँ कि ना। तो अगर इसी तरह से चलता रहा तो 2-5 और BS नॉर्म आते तो तब तक तो मतलब युगों का डिफरेंस हो जाता। बोला वहां पर त्रेता युग चल रहा है या द्वापर चल रहा है, अरे हाँ कि ना, राइट। और यूरोप चल रहा है कल युग में, ठीक है, और हम लोग तो त्रेता द्वापर में देश में ही रहते हैं, राइट। तो इस वजह से जून 2017 में मोदी गवर्नमेंट के 2 बड़े बड़े नेता लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोटा भाई आया है ना, अमित शाह, ठीक है, और दूसरे श्रीमान नितिन गडकरी जी, ये दोनों लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिन्होंने पिछले कुछ समय में जो भी सरकार का काम हुआ है उसको रिप्रेजेंट किया। कुल मिलाकर दोनों मिलकर धमकी देने आए थे, बोले कि भैया इस साल हो गया जो हो गया, लेकिन अगली बार जब हम नए BS नॉर्म्स लेकर आएंगे तो ऐसा कोई लीनियंसी नहीं बढ़ता जाएगा, प्री इंफॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब वो डेट फिक्स है तो बोले तो फिक्स है। ऑलरेडी हम लोग यूरोपियन नॉर्म से पीछे चल रहे हैं, इसलिए अगले जो आने वाले नॉर्म्स हैं वो कौन से हैं, BS5 नॉर्म्स हैं, जो कि नहीं आएंगे भाई। मतलब कोई अगर आपसे कहता है कि मेरे पास BS5 गाड़ी है तो मान लेना बोला हो, ठीक है, आ गया हमारे समझ में, ठीक है। तो BS5 नॉर्म्स नहीं आए, ठीक। नेक्स्ट, डायरेक्टली कौन से आएंगे, BS6 नॉर्म्स बेस्ड ऑन यूरो 6 नॉर्म्स। और 1 अप्रैल 2020, बस कोई मेगा सिटीज का नाटक नहीं, पूरे देश में एक साथ लगाएंगे। क्या बेटा, BS6 नॉर्म्स। समझ में आ गई बात। क्या नॉर्म्स बनाए गए थे इसमें, सल्फर कंटेंट पेट्रोल एंड डीजल में भाई 10 ppm, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 35%, यहां पर भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 35%, राइट। 1 अप्रैल 2020 आने से पहले 22 मार्च 2020 को मोदी जी टीवी पर आ गए, और आते ही उन्होंने, हाँ, और आते ही उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों आज से तुम सबकी छुट्टी, जो जहां है वहीं रहेगा, बाहर निकले तो लट पड़ेंगे।
अरे आ गई बात समझ में। इस वजह से 1 अप्रैल 2020 को जो ये लागू होना था ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, वो एक्चुअल में पेपर में ही रह गया। ठीक है। और इसके लिए मजबूरन गवर्नमेंट को लीनियंसी बरतनी पड़ी कि जिन्होंने ऑलरेडी गाड़ियां बुक करवा रखी थी उनकी गाड़ियां BS4 में रजिस्टर हो सकती हैं, लेकिन फ्यूचर जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो केवल और केवल किसका होगा बेटा? BS6 का होगा। समझ में आ गई बात? BS6 गाड़ियों की पहचान या तो डे लाइट रनिंग लैंप्स होंगे या फिर हेडलाइट्स ऑन होती है। राइट? क्यों? क्योंकि भारत के अंदर, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हेड ऑन कॉलिजन के ज्यादा केसेस देखे जाते हैं, आमने सामने भिड़ंत के, क्योंकि सबको अपना ईगो प्यारा है कि मैं क्यों हटूं। अरे आ गई बात समझ में? राइट? तो इस वजह से माना गया कि शायद हो सकता है ओवर स्पीड में किसी को दिखता ना हो, तो इस वजह से दोनों की हेडलाइट्स ऑन रहेंगी तो एक तो समझेगा कि बोले हट जाते हैं यार। राइट? लेकिन फिर भी वो क्या समझे कि हाँ तो लाइट से ज्यादा ईगो प्यारा है। ठीक है, कि मैं क्यों हटूं, उसके पास ब्रेक नहीं है क्या। ठीक। तो ये है भैया आपके भारत स्टेज नॉर्म्स। अब इन नॉर्म्स में मैंने सीधा सीधा आपको बताया है फ्यूल में होने वाला चेंज। कौन सा चेंज बताया बेटा? कि फ्यूल से इम्प्योरिटीज को कम करके इन्होंने एग्जॉस्ट से निकलने वाली इम्प्योर या एग्जॉस्ट से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस को कम किया। लेकिन इंजन का अपग्रेड होना भी जरूरी है बेटा। इंजन के अपग्रेडेशन में गाड़ियों के अंदर आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है MPFI इंजन। कौन से इंजन बेटा? MPFI इंजन। MPFI इंजन होते हैं बेटा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन। कौन से बेटा? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन। पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी थी बेटा DI इंजन, डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। राइट? कौन से बेटा? डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। ये कौन से? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। अब डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में क्या होता था कि एक ही वॉल्व से पूरा का पूरा फ्यूल पिस्टन के अंदर पहुंचता था, वहां पर उसका कंबशन होता था, क्रैकलिंग नॉइज ज्यादा जनरेट होती थी, और एक ही बार में एनर्जी जनरेट होने के कारण टॉर्क तो ज्यादा मिलता था लेकिन एफिशिएंसी नहीं मिलती थी। राइट? और मेंटेनेंस भी ज्यादा रहता था, लेकिन इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ी। पुराने जमाने में मारुति 800 बहुत चलती थी। पुरानी गाड़ी पद्मिनी एक कार आती थी जो मुंबई टैक्सी है, येलो वाली और ब्लैक वाली, जो मतलब फीचर्ड जो होती है एक्चुअली टैक्सी है ना, पद्मिनी जिसको कहते हैं। उन गाड़ियों की, आप पेट्रोल गाड़ी की भी आवाज एम्बेसडर हो गई। ठीक है। पेट्रोल गाड़ियों की आवाज ही बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि डायरेक्टली उसमें जो इंजन यूज होता था वो कौन सा है? डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन यूज होता था। इस वजह से क्रैकलिंग नॉइज भी जनरेट होती थी। और फिर डीजल इंजन की तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो आवाज ही बहुत ज्यादा आती है। आज भी ट्रक्स और बसेस के अंदर DI इंजन ही यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, पुलिंग पावर ज्यादा चाहिए रहती है। लेकिन कार्स के अंदर आजकल यूज हो रहा है क्या बेटा? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन। क्या आप लोगों ने DI इंजन देखा है? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ट्रैक्टर में सोनालिका DI इज डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन। उसकी आवाज देख लीजिए, उसकी एफिशिएंसी देख लीजिए। जिसके भी घर में ट्रैक्टर होगा वो जानते होंगे कि ट्रैक्टर का माइलेज किलोमीटर में नहीं घंटे में बताता है। अरे हाँ के ना, कि भैया 1 लीटर में 1.5 घंटा चलेगा। अरे हाँ के ना, है ना? महिंद्रा वाला जो है वो 1 घंटे में 1.5 घंटा, और जॉन डीरे वाला जो है वो 2 घंटे तक चल जाता है। राइट? है ना? चलिए जी। सो ये तो थे भैया फ्यूल के अंदर होने वाले चेंजेस और इंजन के अंदर होने वाले चेंजेस। यहां तक की बात क्लियर? अब गाड़ियों से निकलने वाले एग्जॉस्ट में बेटा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऑक्टेन नंबर से ही ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए हाइड्रोकार्बन तो रिलीज होंगे ही सही। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होगी क्योंकि फॉसिल फ्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रिलीज होंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल मेनली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज करता है। राइट? इसलिए गाड़ियों से निकलने वाले एग्जॉस्ट में इन टॉक्सिकेंट्स को कम किया जाना जरूरी था। तो इन गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल किए गए कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स। क्या इंस्टॉल किए गए बेटा? कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स। अब कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स होते क्या है बेटा? ये एक्सपेंसिव मेटल के बने हुए कोई कैटलिस्ट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल या हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। क्या बेटा? हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल या हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा बेटा, यहाँ पर अगर मैं कैटेलाइटिक कन्वर्टर की बात करूं तो अभी भी आपसे कहा कि एक्सपेंसिव मेटल्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। बेटा कंप्लीट एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। राइट? प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम ये एक्सपेंसिव मेटल्स के बने होते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा।
कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, राइट। हमने यहाँ पर फ्यूल में से सल्फर कंटेंट को मिनिमाइज कर दिया है, लेकिन इनको नहीं रोका जा सकता, ये तो रिलीज होंगे ही सही, इसलिए एग्जॉस्ट में इंस्टॉल कर दिया जाता है किसको, जो कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अरे बोलो यार, डेफिनेशन के हिसाब से भी यही कहा था, हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल एंड हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। बोलो यार बच्चे, हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल या हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देता है। यहां तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आई। आपने क्या कभी गाड़ियों में कैटालाइटिक कन्वर्टर का इंस्टॉलेशन देखा कि किस जगह लगा होता है? गाड़ियों के अंदर आपने अगर साइलेंसर देखा हो, साइलेंसर के एंड पार्ट के जस्ट पहले ये ऐसे कुछ ब्रॉड पार्ट प्रेजेंट होता है। ये जो ब्रॉड पार्ट है, दिस इज एक्चुअली द इंस्टॉलेशन ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। इसी में लगा होता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। आप कोई भी गाड़ी देख लीजिए, आप चाहे बाइक देख लीजिए, आप चाहे स्कूटर देख लीजिए, आप चाहे कार देख लीजिए, आप चाहे ऑटो देख लीजिए, हर गाड़ी के अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर साइलेंसर के जस्ट पीछे वाले या एग्जॉस्ट के जस्ट पीछे वाले हिस्से में लगा होता है, ठीक। अब हम जानते हैं कि प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, केमिस्ट्री में आप पढ़ ही चुके होंगे कि कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और ये हाई टेम्परेचर पर फंक्शनल होंगे, है ना। एक्टिविटी के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत होती है, राइट। हाई टेम्परेचर के लिए पहले कैटालाइटिक कन्वर्टर्स को इंजन के जस्ट पास में लगाया गया था, लेकिन कई सारे प्रॉब्लम्स आने की वजह से इसको वहां से हटाकर द टर्मिनल पॉइंट ऑफ एग्जॉस्ट पर लगाया गया और इसमें हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए हीटिंग रॉड्स लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती है? जैसे आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हो सर्दियों के दिनों में भी, तो गाड़ी का इंजन गर्म होने से पहले साइलेंसर गर्म हो जाता है। हेलो, ऐसा 100% होता है, इसलिए उसके ऊपर वो स्टील की प्लेट या कार्बन की प्लेट लगा के रखते हैं, राइट। पुरानी गाड़ियों में कोई बैठा हो तो हम जैसे दोस्त वगैरह कभी आता ना, शाम को घूमने चल रहा है कि बोले ले चल, तो दो ऑलरेडी होते हैं, तीसरा वाला पीछे लटक जाता है, और हम सब में से मैक्सिमम लोग एकदम से जो गए होते हैं वो शॉर्ट्स में ही जाते हैं, और शॉर्ट्स में जो जो गया है उन सबके यहाँ पर लाल हो रखा होगा। अरे हाँ के ना, है ना। क्योंकि चप्पल उप्पल में कई बार क्या होता है कि पीछे वाले को पैर रखने की जगह नहीं होती, तो उसके पैर लटके होते हैं और कई बार बचने के चक्कर में यूं कर लेते हैं, तो फिर यूं करना पड़ता है, राइट। तो वो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स की हीटिंग रॉड्स के कारण उसका टेम्परेचर एकदम से ज्यादा होता है। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? लेकिन कैटालाइटिक कन्वर्टर के यूज के लिए एक लिमिटेशन है बेटा। वो क्या है? यस, जो इसमें फ्यूल यूज किया जाना है वो अनलेडेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? अनलेडेड। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेड इज इम्प्योरिटी इन द फ्यूल। लेड क्या है बेटा? एक इम्प्योरिटी होती है फ्यूल में, और ये जो लेड है ये कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का इनएक्टिवेशन कॉज करती है। क्या कॉज करती है बेटा? इनएक्टिवेशन ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर। बेटा अगर कैटालाइटिक कन्वर्टर इनएक्टिवेट हो गए तो एग्जॉस्ट में क्या ये तीनों चीजें रिलीज होंगी? उसके साथ साथ एग्जॉस्ट में लेड भी प्रेजेंट होगा, एंड दिस लेड इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड। ये जो लेड एग्जॉस्ट से रिलीज होता है ये किस फॉर्म में रिलीज होगा बेटा? टेट्रा इथाइल लेड एंड टेट्रा मिथाइल लेड के फॉर्म में ये रिलीज होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेड का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 माइक्रोग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा हो तो इट इज कंसिडर्ड एज टॉक्सिक। क्या माना जाता है इसको? टॉक्सिक इसे माना जाता है। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आई बेटा? ये है भैया आपका कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का फंक्शनिंग और इनकी लिमिटेशन। बोल। टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड के फॉर्म में एग्जॉस्ट से लेड रिलीज होगा, क्योंकि फ्यूल में है ना, ये एग्जॉस्ट में आएगा। इसी एग्जॉस्ट में किस फॉर्म में आएगा? टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड के फॉर्म में। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? अरे बोलिए। ये खत्म हुआ भैया आपका भारत स्टेज नॉर्म्स और इसी के साथ खत्म हुआ आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। मिटा दूं? जल्दी लिखें प्लीज। क्या बच्चे? अब यार ये नहीं पता अपने को,
है ना। ये नहीं पता अपने को, तो ये पता है कि ये इस फॉर्म में रिलीज होगा, ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगा, और वहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 माइक्रोग्राम पर 100 ml से ज्यादा है तो टॉक्सिक होगा पूरे देश में। पहले 11 मेगा सिटीज में, फिर पूरे देश में। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है मन में कि यार पहले 11 मेगा सिटीज का नाटक क्यों रखा गया है ना। जब भी कोई चीज नई इंस्टॉल की जाती है, अप्लाई की जाती है, तो उसका पायलट प्रोजेक्ट चेक किया जाता है। अगर फैक्ट्री लगाते हैं ना कोई बड़ी, तो उसके पहले पायलट प्रोजेक्ट चेक करते हैं कि भैया सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए पहले हमेशा मेगा सिटीज में इसको अप्लाई करके देखा गया कि प्रॉपर सप्लाई चेन बनती है या नहीं बनती है। वो सब नॉर्मल रहा, इसलिए अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के अंदर रोड नेटवर्क और सप्लाई चेन बहुत बेटर काम करती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है। इस वजह से BS6 के समय पर उन्होंने नेशन वाइड ही कोई पायलट प्रोजेक्ट की प्रावधान नहीं रखा, डायरेक्टली नेशन वाइड इसको लागू किया गया, पूरे देश में एक साथ लागू हुआ था। अगर आपको पता हो तो BS4 तक में ये नाटक होता था कि आपको अगर गाड़ी खरीदनी है, आपका मनपसंद कलर चाहिए, तो वो स्टॉक में ले जाता था, आपको दिखाता था 100 गाड़ियां खड़ी हुई है उसके पास, बोला यार इसमें से जो कलर पसंद आ रहा है वो ले लो। अरे हाँ के ना। आजकल ये हो गया है कि आपने अगर गाड़ी बुक कराई है तो वो गाड़ी मैन्युफैक्चर के एंड पर आपके नाम से रजिस्टर होगी। मतलब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डालना ही पड़ता है इनको गवर्नमेंट की साइट पर कि इस पर्सन ने इस डेट को इस चेसिस नंबर की गाड़ी को रजिस्टर करवाया है। अगर आप गाड़ी को कैंसिल करवाते हैं तो उसके लिए भी आपको रिटर्न में देना पड़ता है कि मेरे पास फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से या किसी भी कारण की वजह से मैं गाड़ी को कैंसिल करवा रहा हूँ और अपना रिफंड ले रहा हूँ, राइट। लेकिन आजकल वो नहीं है कि भैया 10 गाड़ियां खड़ी तेरी मर्जी पड़े जो उठा के ले जा। आजकल तो मैन्युफैक्चर के एंड से आपके नाम पर रजिस्टर होकर आएगी। और ये नियम और है कि गाड़ी जब शोरूम से उतरेगी तो उस पर नंबर प्लेट होना जरूरी है। पहले तो ये होता था कि साल साल भर तक नंबर प्लेट पर लिखा रहता था जाट। अरे हाँ के ना, राइट। लेकिन आजकल तो क्या है, आजकल तो नंबर होना जरूरी है, राइट है ना। पहले लिखा रहता था, मैंने देखा ये बात है ना, मेरी मेरी खुद की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ रहता था कमिंग सून, है ना। आगे लिखा रहता, आगे वाले पर हाँ ए अप्लाइड फॉर, ये AF का मतलब तो ये है, लेकिन पीछे वाले नंबर प्लेट पर था कमिंग सून और आगे वाले नंबर प्लेट पर था पेरेंट्स गिफ्ट। एलन आता था मैं उससे। चलिए अरे उस टाइम पर तो यार वो क्या कहते हैं, बजाज की वो आई थी वो प्लेटिना, है ना। वो हाँ, तो उस समय पर तो बजाज की प्लेटिना थी। हाँ चलिए, अब मेरे पास बाइक नहीं है, गरीब आदमी हूं मैं। शाबाश, अभी बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल बेटा, मेरा नाम सुनील दत्त शर्मा है। चलिए नेक्स्ट। काहे हंस रही हो इतना जोर से? क्या सुन ली हो ऐसा? मेरा नाम सुन के इतना खुश हो गई हो? बाकी सोचो फिर। चलिए देखिएगा प्लीज। सुनिए, बात करते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी बस मेरा एक ही चीज पर दिल आ रहा है कि है, नहीं यार अभी हार्ले सोच रहा हूँ, लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि मत ले हार्ले। ठीक है चलिए जी, सुनिएगा प्लीज। बात करते हैं हम लोग, चलो इसको खत्म करते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, बस ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी घर को ग्रीन कलर से पेंट करवाया जाए और उसके सामने खड़े होकर उसे देखा जाए बेटा, तो जो इफेक्ट आता है, कौन सा इफेक्ट है बच्चे? ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ में आ गया ना तेरे?
चलिए आइए, सेम जोक है बेटा, है ना। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें बच्चों, सुनिएगा आप ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आता ही है। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की बात करें बच्चों, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब भी सुनते हैं तब हमारे मन में सबसे पहला विचार आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह का पॉल्यूशन है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह का पॉल्यूशन है, राइट। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में पॉल्यूशन नहीं है बेटा, इट इज अ नेचुरल फेनोमेनन। क्या है बेटा, ये एक नेचुरल फेनोमेनन है। नेचुरल फेनोमेनन कहने का मतलब ये है कि भैया जब हम नहीं थे तब भी ये था। हेलो, मतलब ये हमारी वजह से ही जनरेट हुआ है ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली अ नेचुरल फेनोमेना। यहां तक की कहानी सब बच्चों क्लियर। अगली चीज बेटा, ये जो नेचुरल फेनोमेना है, इट इज एक्चुअली द नेचुरल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। क्या बेटा, नेचुरल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? अरे बोलिए। एक, अगर हम बात करते हैं नेचुरल फिनोमिनन ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, तो अगर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट फील करना है तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? चिलचिलाती गर्मी में मई जून की दोपहरी के समय पर किसी एक कार को खुले ग्राउंड में खड़ा कीजिए, उसके चारों शीशे बंद कर दीजिए, 2 घंटे तक उसको खड़ा रहने दीजिए, उसके बाद जाइए और एकदम से गेट खोलिए, बैठ जाइए, गेट लगा लीजिए भाई। अंदर जो ओवन वाली फीलिंग आती है, दैट इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब कार के केबिन का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 3 या 4-5 डिग्री तक भी ज्यादा हो सकता है, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आई बेटा बात? अब एनसीईआरटी ने एक डायग्राम भी बनाकर दिया है और थ्योरी में भी काफी सारी चीजें लिखकर दी हैं। उन मैक्सिमम चीजों को मैं यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ही बता रहा हूं, एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, एनसीईआरटी ने बताया है कि भैया ये है अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के चारों तरफ अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है बेटा, एंड दिस इज क्लाउड्स एंड गैसेस। किसके लिए है बेटा? क्लाउड्स एंड गैसेस। अगला बेटा, सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। अब सन से आने वाली जो सोलर रेडिएशन है बेटा, क्या वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है? ये जो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी आती है बेटा, यहां पर ध्यान रखिएगा, हाफ ऑफ द 1/4 ऑफ द रेडिएशन आर एब्सॉर्ब्ड बाय क्लाउड्स एंड गैसेस। डेटा याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो पहचानने के लिए दे सकता है। एनसीईआरटी के लाइंस बता रहा हूं सारी, ठीक है। 1/4 रेडिएशंस आर एब्सॉर्ब्ड बाय क्लाउड्स एंड गैसेस। नेक्स्ट बेटा, आने वाली सोलर रेडिएशंस में से 1/4 रेडिएशन कितनी बच्चों आर रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स एंड गैसेस। यहां तक की कहानी क्लियर? 1/4 रेडिएशन तो एब्जॉर्ब हो गई, 1/4 रेडिएशन क्या हुई बेटा? रिफ्लेक्टेड। बची कितनी? हाफ ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। ओनली हाफ ऑफ द रेडिएशन रीचेज अर्थ सरफेस। हाफ रेडिएशन रीचेज अर्थ सरफेस। यहां तक की बात क्लियर? अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर प्लीज 1 मिनट के लिए बोर्ड पर देख लीजिए, मैं समय दे दूंगा आपको बनाने के लिए। अर्थ की सरफेस पर जो रेडिएशन पहुंची है बेटा, कुछ रेडिएशन यहाँ पर टकरा कर अपनी कंप्लीट एनर्जी में लॉस कर सकती है, जिसको हम कह देते हैं कि यहाँ अर्थ की सरफेस पर एब्जॉर्ब हो गई, ठीक। कुछ रेडिएशन टकरा कर क्या फिर से वापस लौट सकती है बेटा? जब रेडिएशन टकरा कर वापस लौट जाती है, दिस इज नोन एज एल्बिडो इफेक्ट। याद करो यार, बताया था मैंने आपको, अर्थ की सरफेस से जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्बिडो इफेक्ट, राइट। अब एल्बिडो के अलावा और एब्जॉर्ब होने के अलावा जो बाकी बची हुई वेवलेंथ्स हैं या रेडिएशंस हैं, वो टकराकर अपनी एनर्जी में लॉस करेंगे बेटा। जब ये टकराकर अपनी एनर्जी में लॉस करेंगी तो इनका लैम्डा बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी में कमी आई है। बोलो बच्चे,
एनर्जी कम हुई है तो यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कुछ गैसेस की लेयर को ये क्रॉस नहीं कर पाती है, गैसेस की लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती है, और इन गैसेस की लेयर से टकरा कर ये वापस से अर्थ के सरफेस पर आ जाती है। अर्थ की सरफेस से टकरा कर ये वापस से एटमॉस्फेयर की तरफ जाती है। मतलब ये नाटक कब तक चलता रहता है? जब तक कि इनका कंप्लीट एनर्जी लॉस ना हो जाए बेटा। एक कंप्लीट एनर्जी लॉस क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है और अर्थ की सरफेस पर ही हो रहा है बेटा? इस वजह से दिस इंक्रीजेस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस बेटा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही क्या कहलाता है बेटा? और ये जो लेयर्स ऑफ गैस है जो इसको रोक रही है ये कहलाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहलाती है बेटा? ग्रीन हाउस गैसेस में क्या हम CO2 बता सकते हैं? क्या इसमें हम CH4 बता सकते हैं? क्या इसमें हम CFC बता सकते हैं? क्या इसमें हम N2O बता सकते हैं? इसमें हम ओजोन भी बता सकते हैं, और इसमें हम वाटर वेपर भी बता सकते हैं। याद रखना है आपको कि CO2, CH4, CFC और N2O के अलावा ओजोन एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो द ग्रीन हाउस गैसेस। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आई बच्चे? इस वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नेचुरली इंक्रीज हो रहा है। मतलब इन सब में से CFC को हटा दिया जाए तो ये फेनोमेनन हमेशा से चलता आ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से किसका रिलीज हुआ है? CFC का रिलीज हुआ है। अदरवाइज ये प्रोसेस नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा था। यहां पर अगर हम लोग परसेंटेज पार्टिसिपेशन बताएं गैसेस का, तो CO2 लगभग 60%, CH4 लगभग 20%, CFC लगभग 14% एंड N2O लगभग 6%। ठीक है, कार के साथ अगर इसको कंपेयर करें, देखना जरा, ये जो क्लाउड्स और गैसेस हैं ये कार पर लगी हुई विंडशील्ड और खिड़की के ग्लासेस हैं, राइट? सोलर रेडिएशन जब आती हैं तो उनमें से कुछ रेडिएशन ग्लास पर टकरा कर लौटेंगी, कुछ रेडिएशन ग्लास पर और उसका जो हार्ड टॉप होता है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन कुछ रेडिएशन अंदर एंटर करती है। अंदर एंटर करने के बाद कुछ तो अंदर डैशबोर्ड पर टकरा कर वापस चली जाएंगी, एल्बिडो हो गया। कुछ अंदर कार के केबिन में पहुंचेंगी जहां पर वो अपनी एनर्जी में लॉस करेंगी और तब तक वहीं घूमती रहेंगी जब तक कि वो कंप्लीट एनर्जी को वहां रिलीज ना कर दे। दैट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कार केबिन बेटा। अगेन दिस इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। यही क्या है बेटा? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। समझ में आया? अरे बोलो भाई। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और उसके साथ मैंने एनसीईआरटी की जो थ्योरी लिखी हुई है वो भी मेंशन कर दी है। अगली चीज बेटा, आगे एनसीईआरटी कह रही है कि ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस। भैया माइनस में है क्या? एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस, राइट? लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट एब्सेंट होता, if greenhouse effect is absent, average temperature of earth surface would be -18 डिग्री सेल्सियस। इतने कम टेम्परेचर में क्या यहाँ पर लाइफ सस्टेन कर पाती बेटा? मतलब आज भी पृथ्वी पर आइस एज होता। क्या होता बेटा? आइस एज, जहां पर लाइफ शायद सस्टेन नहीं कर पाती। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अर्थ को बायोस्फीयर बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं होता। यहाँ पर टेम्परेचर ऑन एन एवरेज -18 डिग्री सेल्सियस होता सब जगह पर। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट, ये सारा नाटक तो नेचुरल चल रहा है बेटा। धूम मचाई किसने? ह्यूमन ने। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है बेटा। इसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर नॉर्मली बढ़ रहा है कि एबनॉर्मली?
दिस इंक्रीज या एबनॉर्मल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इसी को ही क्या नाम दिया गया है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है। क्या यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद एक डेटा और एनसीईआरटी ने कहा है कि भैया ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पास्ट सेंचुरी में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। कितना बेटा? 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। और उसके बाद पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिखा गया था कि एक अनुमान के अनुसार ईयर 2020 तक, कब तक? ईयर 2020 तक अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ जाएगा। लेकिन चूंकि आज हम कहाँ जी रहे हैं? 2022 में जी रहे हैं, राइट? है ना? अर्थ में मुझे पता नहीं था यार। तो 2022 में हम जी रहे हैं, मतलब 2020 का नाटक तो खत्म हो गया। और हमारे अनुमान के अनुसार, मतलब किताब के अनुमान के अनुसार 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कब बढ़ना चाहिए था? 2020 में। एज वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर टारगेट्स, हमने ये टारगेट 2013 में ही अचीव कर लिया था। अर्थ का तुझे बड़ा ताली बजाने का शौक है। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 2013 में 4 to 4.2 डिग्री सेल्सियस तक ऑन एन एवरेज मैक्सिमम बढ़ गया था। और आपने शायद, अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज आपको हो, तो 2011 से लेकर 2015 के बीच में कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड। सबसे पहला 2011 में जापान के अंदर सुनामी आया था, है ना? फुकुशिमा डाइची पावर प्लांट में जो त्रासदी हुई थी, राइट? 2012 में रशिया में और अमेरिका के अंदर स्नो स्टॉर्म्स आए थे। उस समय पर 2012 में वो एक न्यूज चल रही थी कि माया कल्चर के अनुसार 2012 विल बी द लास्ट ईयर ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे ही वो तूफान की खबरें आती थी, इधर आज तक वाले वो अलग ही एक्साइटमेंट लेवल पर पहुंच जाते थे। क्या दुनिया का अंत करीब है? क्या हम कल की सुबह नहीं देख पाएंगे? है ना? ऐसा ऐसा गजब गजब के फंडे लेकर आते थे भाई, ठीक। लेकिन यस, उस चीज से भी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। 2013 के अंदर इंडिया में केदारनाथ त्रासदी हुई थी। 2014 में इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस के अंदर बहुत भीषण फ्लड्स हुए थे, ठीक है। इस तरह से 2011 से 2015 तक में काफी सारे ऐसे डिजास्टर्स हुए, दोज वर डायरेक्टली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। किसकी वजह से थे बेटा? क्लाइमेट चेंज की वजह से थे। और एवरेज टेम्परेचर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम बढ़ गया था इसी वजह से। तो तभी तो क्लाइमेट चेंज को लेकर हम बहुत ज्यादा कंसर्न हुए। ये क्लाइमेट चेंज का कंसर्न आया ही इस वजह से क्योंकि यहाँ पर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। अभी नया अनुमान क्या आया है कि भैया अगर इसी तरह से चलता रहा 2100 तक, कब तक बेटा? 2100 तक, राइट? अभी 2022 चल रहा है, ऐसे 2090 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2100। किसी से नॉर्मली रिफ्लेक्स में पूछ लेना, बोले अभी 2022 चल रहा है, बता 2099 के बाद क्या आएगा? बोलेगा 3000 आएगा। सही बात है, ये है ना? सब लोगों के मन में यही है कि 2000 चल रहा है, 99 के बाद ये खत्म, अबे 2100 आएगा, राइट? 2100 का अनुमान क्यों लिया गया? क्योंकि हम में से कोई भी चेक करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, राइट? इसलिए अनुमान लिया गया है, ठीक। और कहा गया है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.4 टू 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वो कोई अश्वत्थामा होगा तो बात अलग है, राइट? लेकिन हाँ, हम में से तो कोई भी नहीं बचेगा। एवरेज टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा बेटा? 1.4 टू 5.8 डिग्री। अब यार ये डेटा सुनते ही मन में फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई तू कह रहा था कि 4.2 तो 2013 में बढ़ा लिया हमने, है ना? तो फिर ये एवरेज कहां से आ गया? तो भैया ये पोल्स टू ट्रॉपिक्स का है। एवरेज कहां से कहां? पोल्स टू ट्रॉपिक, पहली चीज तो। और दूसरी चीज एक और स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है, फ्रॉम लेवल्स ऑफ 1990। कब से बेटा? फ्रॉम लेवल्स ऑफ 1990। आज जो भी हम लोग क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं उसके लिए स्टैंडर्डाइज लेते हैं कब का? 1990s का। क्यों? क्योंकि 1990s का जो डिकेड था दैट इज फेमस फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। किसके लिए फेमस?
और इंडस्ट्रियल सेटअप होने के बाद ही, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही अर्थ की सरफेस पर जो हाई टेम्परेचर प्लस इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसलिए 1990s के लेवल के अकॉर्डिंग 2100 तक का जो एवरेज टेम्परेचर राइज है वो कितना हो जाएगा, 1.5 टू 1.4 टू 5.8 तक। अगर ये एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड पोलर आइस होगा बेटा, दैट विल लीड टू इंक्रीज इन सी लेवल, और सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल फ्लड्स होंगे। क्या होंगे बेटा, कोस्टल फ्लड्स होंगे। ये सारे के सारे अल्टीमेटली विल लीड टू द नेचुरल डिजास्टर्स एंड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये पूरा का पूरा डेटा हो गया भैया आपके एनसीईआरटी का। कहानी शायद समझ में आई। बोल, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लगातार ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ रहा है। जो एवरेज टेम्परेचर अर्थ पर इनके कारण हो रहा है, ये एवरेज टेम्परेचर इतना एबनॉर्मल इंक्रीज नहीं है जितना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रहा है, राइट? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कौन है? हाँ, एवरेज टेम्परेचर अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम्स या लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स हैं, वहां का एवरेज टेम्परेचर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग निकाल लिया जाता है। उसका हम लोग बता सकते हैं कि कितना राइज हुआ है और कितना कम हुआ है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई भैया? कुछ पॉइंट्स लिखिए, मुझे बताइएगा ट्रू है कि फॉल्स है। नोट लगा के लिखिएगा। पहला, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट causes, GHE लिख लेना ग्रीन हाउस इफेक्ट को ना। इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट causes heating of troposphere and cooling of upper atmosphere, heating of troposphere and cooling of upper atmosphere। ट्रू है कि फॉल्स है? कितने लोग कहते हैं ट्रू है? जल्दी जल्दी आंसर दो। कितने लोग कहते हैं कि फॉल्स है? एक, बस? बाकी को समझ में नहीं आया? ठीक है भैया, देखना, देख, ग्रीन हाउस इफेक्ट कब बढ़ेगा? जब क्या बढ़ेंगी, मतलब ये लेयर मोटी होती चली जाएगी, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन जो आ रही है, एल्बिडो में कमी आएगी। एल्बिडो में कमी आएगी तो ये वाली रेडिएशन भी अपनी एनर्जी यहीं रिलीज करेंगे। ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर टेम्परेचर कम होगा। फिर मीजोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। ठीक है, चलिए, यहां तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आई? सेकंड पॉइंट लिखना यार। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट increases, increased greenhouse effect increases moisture holding capacity of air। ट्रू के फॉल्स? ऑब्वियस सी बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक ड्राइनेस बढ़ेगी तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, increased release of greenhouse gases, GHG, increased release of greenhouse gases, ब्रैकेट में लिखना CO2, increases photosynthetic productivity। सही है? पक्का? लेकिन किसकी? C3 प्लांट्स की। 90% ऑन प्लांट्स ऑन द अर्थ आर C3 प्लांट्स। ठीक है, इसको हम लोग CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं, राइट बेटा?
ये हो गया भैया 3 पॉइंट। लास्ट पॉइंट केवल एक इंफॉर्मेटिव है कि इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज, इंक्रीज्ड green house effect causes climatic irregularities like El Nino and La Nina. Climatic irregularities like El Nino and La Nina. ठीक है, सुनिएगा आप बात को। एल नीनो ला नीना है क्या? एल नीनो जो टर्म है बेटा, ये एक स्पेनिश टर्म है, ठीक है, और इस स्पेनिश टर्म का मतलब होता है द बेबी बॉय। ठीक है, इट इज ए स्पेनिश टर्म जिसका मतलब क्या है बेटा? द बेबी बॉय। अब इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया भैया? याद रखने के लिए ये बताना जरूरी है, वरना आप हमेशा याद करते आए कि वार्म करंट होते हैं, पता नहीं क्या होता है। ठीक, इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये जो एल नीनो है ये एक्चुअल में पैसिफिक ओशियन में जनरेट होने वाले वार्म करंट्स हैं। क्या बेटा? पैसिफिक ओशियन में जनरेट होने वाले वार्म करंट्स हैं, जो कि हर 5 से 8 साल में, कितने समय में? 5 से 8 साल में ड्यूरिंग क्रिसमस जनरेट होते हैं। कब जनरेट होते हैं बेटा? ड्यूरिंग क्रिसमस ये जनरेट होते हैं। समझ में आई यहां तक की बात? अब आप जानते ही होंगे कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज, किस लिए मनाते हैं? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। चलो थैंक गॉड, पता है अभी 2 साल पहले मैंने क्लास के अंदर पूछ लिया था, तो उन्होंने आंसर दिया था, बोले सांता क्लॉज का बर्थडे आता है सर। ठीक है, इसलिए वो सबको गिफ्ट बांटता है। ठीक, तो भैया इट इज बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब कुल मिलाकर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय। इसी वजह से हर 5 से 8 साल में क्रिसमस के दौरान पैसिफिक ओशियन में ये इफेक्ट जनरेट होता है, इसलिए नाम दिया गया क्या? एल नीनो। समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ठीक है, बस ये ध्यान रखना कहाँ जनरेट होता है? पैसिफिक ओशियन में। किस तरह के करंट्स? वार्म करंट्स, जो कि टुवर्ड्स पेरू एंड इक्वाडोर फ्लो करते हैं, राइट। और ये जो वार्म करंट्स हैं ये हर 5 से 8 साल में जनरेट होते हैं। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? अरे बोलिए। ठीक, ध्यान रखना, एल नीनो मेनली इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, एंड इंडियन मॉनसून इज मेनली अफेक्टेड बाय एल नीनो। हमारे यहाँ का जो मॉनसून सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है वो किससे होता है? एल नीनो से। ठीक है, इसलिए 5-7 साल सब ठीक चल रहा होता है, फिर 1 साल अकाल पड़ जाता है ना। बेमौसम बारिश का होना और बारिश के मौसम में सूखा पड़ना, ये सारे के सारे इरेगुलरिटीज किसके कारण है बेटा? एल नीनो के कारण। ठीक, नेक्स्ट है बेटा लानीना। लानीना इज नोन एज एंटी एल नीनो। आज तक एक ही प्रश्न यहां से आया है, एंटी एल नीनो। ये भी एक स्पेनिश टर्म है बेटा, और इस स्पेनिश टर्म का मतलब है, शाबाश, द बेबी गर्ल, है ना। कल सुबह वाली क्लास में उधर में पढ़ा रहा था तो बोले सर बेबी डॉल। मैंने कहा कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ठीक, इट इज नॉट बेबी गर्ल, इट इज बेबी गर्ल, नॉट द बेबी डॉल। ठीक है, फिर मुझे वो जोक सुनाना पड़ा कि भैया एक बार वो एक मिटियोर, उल्का पिंड जिसको कहते हैं, वो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सरफेस पर गिरा, जोर से आवाज आई टन। क्यों? ये दुनिया पित्तल दी। ठीक है बेटा, इसलिए ऐसी आवाज आई। अल नीनो में वार्म करंट्स बनते हैं और लानीना में कोल्ड करंट्स बनते हैं। लानीना में क्या बनते हैं बेटा? कोल्ड करंट्स। और ये भी ध्यान रखिएगा कि लानीना अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। ठीक है, इसलिए आपने कभी अगर न्यूज पर ध्यान दिया हो तो हमारे यहाँ पर जब सब चीजें नॉर्मल चल रही होती हैं तो इंडोनेशिया और फिलीपींस में फ्लड्स की खबर बहुत आती है।
हमारे यहाँ पर जब सूखा वूखा चल रहा होता है या बाढ़ आ रही होती है तब सारी कंडीशंस नॉर्मल चल रही होती है इंडोनेशिया और फिलीपींस में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक इरेगुलरिटीज आर मेनली अफेक्टेड बाय एल नीनो, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मेनली अफेक्टेड बाय ला नीना। तो जिस समय पर एल नीनो एक्टिव होता है ला नीना इनएक्टिव रहता है, जब ला नीना एक्टिव होता है तो एल नीनो इनएक्टिव। हाँ, कौन सा पहला वाला? हमने कहा कि सोलर रेडिएशन आई, सोलर रेडिएशन आई तो यहां से टकरा कर ये वापस लौटती अल्बिडो है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ेगा तो यहाँ पर लेयर मोटी होती चली जाएगी, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये रिफ्लेक्शन कम होगा, टकरा कर फिर से अर्थ की सरफेस में एनर्जी को रिलीज करेगा। क्लियर? अब बात आती है कि यार ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कंट्रोल किया जाना जरूरी है। ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में एक ट्रीटी बनाई गई जिसको हम जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से। किस नाम से बेटा? अब क्या होता है कि हम लोग रट के चले जाते हैं कि यार क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन से संबंधित है। अरे हाँ कि ना? लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल की कहानी इतनी आसान नहीं है जितना आसानी से हम लोग पढ़ के चले जाते हैं। आप जब मॉड्यूल में देखेंगे तो पीछे आपको कोप की एक लिस्ट दिखेगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक लिस्ट है। बच्चे अगर पूछते हैं कि सर ये नाम ये लिस्ट याद करनी है क्या, तो बेटा मेरी तरफ से हाँ है। ठीक है, ये लिस्ट आपको याद करनी है, बस यही बात है कि याद मैं करवाऊंगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, जितने भी मेन चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में आने के हिसाब से जरूरी हैं वो सब के सब याद करा के भेजूंगा यहाँ से। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की कहानी के बारे में। सुनिएगा ध्यान से, बात चल रही है किसकी? क्योटो प्रोटोकॉल की। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने से संबंधित है। ठीक, सुनिएगा कहानी की शुरुआत कहां से होती है। 1997 में। कब बेटा? 1997 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की थर्ड कॉन्फ्रेंस। अरे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल होती है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कौन सी कॉन्फ्रेंस? थर्ड कॉन्फ्रेंस। कब हुई? 1997 में। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसके साथ और क्लियर हो गया है कि बताओ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अबे 7 में थर्ड हुई ना, और हर साल हो रही है तो पहली कब हुई? 95 में। दूसरी कब हुई? 96 में। तीसरी कब हुई? 97। समझ में आ गई बात? ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ये जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है बेटा ये हुई थी क्योटो में, जो कि जापान का एक शहर है। राइट, हेलो। पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बर्लिन जर्मनी में। पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? अरे भैया दो कोप क्लियर हो रहे? राइट, इसके बाद दो कोप क्योटो प्रोटोकॉल में 3 कोप आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की थर्ड कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1997 में। कहां पर हुई? क्योटो जापान में। ठीक, इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो था क्लाइमेट चेंज। क्या था बेटा? और क्लाइमेट चेंज में भी मेन कंसर्न था ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। इसलिए मान लेते हैं कि आज ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की थर्ड कॉन्फ्रेंस चल रही 1997 में। हम सब लोग अलग अलग देशों से आए हुए डेलीगेट्स हैं जो कि इस बात पर कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि यार दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसको कंट्रोल किया जाना जरूरी है। तो आप सबसे सजेशंस मांगे गए कि यार हम लोग इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये जो सजेशंस हमें मिले उन सब सजेशंस को हमने फॉर्मुलेट कर लिया कि यार ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रोल हम किस किस तरह से कर सकते हैं। हेलो, ठीक। और ये जो फॉर्मुलेट हुआ इसका मतलब हमने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बना लिए और इन्हीं नियमों को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। कहाँ बनाए गए? इसलिए इस ट्रीटी को नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। हेलो, क्या नाम दिया गया? अब ये जो नियम कानून बनाए गए थे इसमें क्या नियम बनाया गया कि जो भी क्योटो प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर करेगा या इससे सहमत होगा वो अपने देश में हो रहे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को
5% तक कम करेगा। हेलो, अपने देश में हो रहे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को 5% तक कम करेगा। आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होना चाहिए कि कब से कम करेगा। फ्रॉम द लेवल्स ऑफ, अभी सिखाया है 1990, कि उस देश में 1990 में जितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा था उससे 5% कम करना है। राइट, अभी मीटिंग हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि अभी मीटिंग से निकलो और काम शुरू करो भाई, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। कोई ना कोई टेन्योर बनाया गया होगा कि यार इस दौरान आप ये चेंजेस कर लीजिए और इस टेन्योर में आपको ये ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है। टेन्योर बनाया गया था 2008 से 2012 तक। आया समझ में? आया समझ में? हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, हमने कहा कि भैया ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है। ठीक है, कितना कम करना है? 5%। कब से? 1990 के लेवल से। कब करना है भाई? 2008 से 2012 के दौरान करना है। हेलो, अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान केवल नियम बनाए गए। समझे बात को? आप लोगों को कोटा आए, आपने एलन में एडमिशन लेकर फीस जमा कराई और जैसे ही एनटीए को खबर लगी, उन्होंने कहा कि एलन में एडमिशन ले लिया, बोले हाँ कल एग्जाम है। क्या पॉसिबल है? इसका मतलब क्योटो जापान में जो प्रोटोकॉल बनाया गया, यहाँ के जो डेलीगेट्स हैं ये सब अपने अपने घर जाएंगे, वहां की जो अपनी अथॉरिटीज हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे कि भैया वहां पर ये जो सारे नेता लोग आए थे इन सब ने ये कहा, अपने को हाँ करनी है कि नहीं करनी है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, जैसे होता है ना टेस्ट एग्जाम, क्लास में टेस्ट हो गया, टीचर ने कहा कि घर से पेरेंट्स से साइन करा के लाना, है ना? तो वैसे ही केवल नियम बनाए गए थे। कब? 1997 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की थर्ड कॉन्फ्रेंस में। समझ में आई कि नहीं आई बात? नेक्स्ट, ईयर 2005 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 11th कॉन्फ्रेंस मॉन्ट्रियल में हुई थी। मॉन्ट्रियल भी एक शहर का नाम है जो कि कनाडा में है, कनाडा में है। राइट, सुनिएगा ध्यान से। 2005 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 11th कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुई। राइट, इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ही बन गया था। समझ में आ गई बात? कृपया कंफ्यूजन ना हो। ठीक, 2005 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की ये कॉन्फ्रेंस मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी, उस दौरान एक्चुअल में हुआ क्या? 97 के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था। तब तक बोले तो कब तक? 2005 तक लोगों को अपनी सहमति जाहिर करनी थी और अपना सिग्नेचर करके जमा करवाना था, मतलब ये लास्ट डेट थी। अरे समझ में आई बात? इसका मतलब इस दिन या इस कॉन्फ्रेंस में इम्प्लीमेंटेड क्योटो प्रोटोकॉल। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के सॉल्व करना भैया। व्हेन वाज क्योटो प्रोटोकॉल फॉर्मुलेटेड? 1997। व्हेन वाज क्योटो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड? इस दौरान तो बनाया गया था और इस दौरान लागू हुआ। समझ में आई बात? चलिए जी, कब से कब तक करना था? 2008 से 2012। और कब डिसाइड कर लिया था? 1997 से 2012 के बीच में दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ा, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ी। अरे हाँ के ना? ऑटोमोबाइल्स का नंबर बढ़ा। किसी के पिताजी में ताकत नहीं है किसको कम कर दे। अरे समझ में आ रही है बात? है ना? हम सबको पता है कि ये जो चीज है ये फिजिबल नहीं है। 2012 में ये टेन्योर खत्म होने वाला था। अरे हाँ के ना? 2012 में कब? जिस दिन 2012 खत्म उस दिन टेन्योर खत्म, 31 दिसंबर 2012। कॉन्फ्रेंस पार्टीज की ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल नवंबर दिसंबर में ही होती है। ठीक, तो 2012 में जब सबको पता है कि भाई हमसे ना हो पाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 18th कॉन्फ्रेंस, और ये हुई थी दोहा, कतर में। भैया एआईपीएमटी में पूछा गया प्रश्न ये, 2012 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी?
दोहा कतर में हुई थी। अब ये ऐसा नहीं कि रैंडमली पूछ लिया, कारण था इसका, इसलिए पूछा गया था कि यार आपसे भले ही क्योटो प्रोटोकॉल की बात नहीं की, लेकिन वो ये तो पूछ सकता है ना कि कहाँ हुई थी, राइट। 2012 में दोहा कतर में कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर सारे पहुंचे कि भैया देखो हमसे तो नहीं हो पा रहा, है ना, आपने जो कहा था, राइट। तो अब क्या किया जाए, बोले ऐसा करते हैं इसके अंदर हम लोग चेंजेस कर लेते हैं सर्वसम्मति से, भाई अपनी तो लोग हैं, किसको पता लग रहा है, ठीक है। तो इन सब ने मिल बैठकर गोष्ठी कर ली और उसके हिसाब से कह दिया कि यार इसमें ऐसा करते हैं हम लोग अमेंडमेंट कर लेते हैं, और अमेंडमेंट में क्या किया, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं भाई यार, एक्सटेंडेड अप टू 2020। कब तक एक्सटेंड कर लो, 2020 तक। बोला 8 साल का समय और है। यहाँ तो पिताजी नहीं करवा पा रहे थे, यहाँ तो दादाजी भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ा है यार, और पॉपुलेशन ग्रो करी है, ठीक। तो 2020 तक इसको एक्सटेंड करवा लिया गया, राइट। और हम सब जानते हैं कि इन सब के दोबारा पहुंचने से पहले कोई और आ गया था, राइट। इसलिए 2020 वाली जो कॉन्फ्रेंस है वो कैंसिल हो गई थी और वो 2021 में हुई थी, और यहाँ के ना क्लाइमेट चेंज की ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी ये, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कैंसिल हो गई, और अगली बार जब हुई तो इसके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की, और की भी हो तो कोई बात आउट नहीं हुई है। बस एक ही चीज बात आउट हुई है कि ग्रेटा दीदी नाराज चल रही है, ग्रेटा थनबर्ग, जिनको इस बार कॉन्फ्रेंस में नहीं घुसने दिया था, है ना। क्यों नहीं घुसने दिया था कि बोले यार तू माइक पे आके रोती है, अरे हाँ कि ना, इस वजह से बोले चिल्ला चोट मचाती है, बोले इससे अच्छा है कि तू बाहर ही रहे, अंदर भी रोएगी बाहर रो ले, है कि नहीं। तो इस वजह से वो नाराज हो गई थी, और यहाँ पर 2020 वाली कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, 2021 में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित 3 कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 3rd, 11th और 18th कॉन्फ्रेंस। समझ में आई बात। बनाया कब गया, 1997 में। इम्प्लीमेंट कब हुआ, 2005 में। अमेंडमेंट कब हुआ, 2012 में। समझ में आ गई बात। और इसको दोहा अमेंडमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, दोहा अमेंडमेंट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। और दोहा अमेंडमेंट क्या था, इट वाज एक्सटेंडेड अप टू 2020। खत्म। 4 कोप याद हो गए भैया आज। पहला कोप कब हुआ था, 1995 में। कहा हुआ था, बर्लिन जर्मनी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 3rd कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1997 में। कहां पर हुई थी, क्योटो जापान में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 11th कॉन्फ्रेंस कहां हुई थी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। कब हुई, 2005 में। और 18th कॉन्फ्रेंस कब हुई, 2012 में। कहां पर हुई, दोहा कतर में। शायद क्लियर हो गई हो बात। ये खत्म हुआ भाई, ये खत्म हुआ भैया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल। हाँ है, एल नीनो इफेक्ट। पैसिफिक ओशियन के अंदर वार्म करंट्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग एरियाज में लो प्रेशर जोन्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाइमेटिक इरेगुलरिटी जनरेट होती है, गर्म तरंगे बनने लगती हैं। लानिना के दौरान अपोजिट साइड में फ्लो करता है और कोल्ड करंट फ्लो करते हैं। इसकी वजह से लो प्रेशर जोन्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एरिया चेंज हो जाता है। यही है, ठीक। डन। अब साथ में लिख लिया करो यार। डन भाई, चल नेक्स्ट। अगला बेटा, ओजोन डिप्लीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फॉलो करते हैं तो देखिएगा, जब जब एसिड रेन से क्वेश्चन आया है तब तब ओजोन डिप्लीशन से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। मतलब पिछले 5 साल में 3 बार तो ये भी आ गया है। और जो 2017 में नीट 1 नीट 2 हुआ था, दोनों में ही ओजोन डिप्लीशन से क्वेश्चन था, ठीक है। अगली बार फिर आया था डॉप्सन यूनिट का क्वेश्चन। बार बार एक ही चीज पूछता है कि बताओ ओजोन को की थिकनेस को किस में मापते हैं। चलिए जी, बात करते हैं हम लोग ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ओजोन डिप्लीशन क्या है बेटा,
लो concentration of ozone is present in troposphere बेटा। और ट्रोपोस्फेयर में पाई जाने वाली ये जो ओजोन है बच्चों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज बैड ओजोन। केवल स्पेसिफिक पॉइंट से सिखाता हुआ चलूंगा भैया मैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन is present in stratosphere। अब स्ट्रेटोस्फेयर में भी कहां? अर्थ की सरफेस से 16 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर, राइट। ये वाली जो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन है, दिस शील्ड्स यूवी रेडिएशन बेटा, इसलिए इसको गुड ओजोन कहा जाता है। और इसी गुड ओजोन को हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। यहां तक की कहानी सबको क्लियर? ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ये लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जबकि ट्रोपोस्फेयर में ये स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक, लोकेशन यहां पर समझा देता हूं ढंग से। ये भैया अर्थ सरफेस बेटा, अर्थ सरफेस के 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है ट्रोपोस्फेयर, राइट। अर्थ सरफेस से 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है बेटा। अब ये देखते ही कंफ्यूजन आता है, बोले भाई तूने अभी बताया कि, यहां बता रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये स्ट्रेटोस्फेरिक जोन है, हेलो। स्ट्रेटोस्फेयर में इतनी ऊंचाई पर ओजोन की हाई कॉन्सेंट्रेशन मिलती है, समझे? नहीं समझ में आता है तो और इजी कर लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर अभी हम, हेलो, इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर, नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, नीचे वाला ट्रोपोस्फेयर ये 16 किलोमीटर है और ये 50 किलोमीटर है। फर्स्ट फ्लोर कहां से कहां तक फैली हुई है? 16 से 50 तक फैली हुई है। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए कि यार आपकी क्लास कहाँ लगती है, परफेक्ट 16 पे ही लगती है क्या? क्या परफेक्ट 50 पे लगती है क्या? 16 से 50 के बीच में कहीं लगती है, समझे? तो ओजोन की जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में 16 से 25 के बीच में कहीं पर सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, दीवार पर लगी हुई ये लाइन ओजोन लेयर को रिप्रेजेंट कर सकती है कि 50 किलोमीटर से नीचे 25 किलोमीटर तक के बीच में कहीं पर ओजोन की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पाई जाएगी, कुछ ऐसे। एंड दिस इज नोन एज, शायद थोड़ा सा इमेजिनेशन क्लियर हुई होगी, पक्का बेटा? नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन मन में आता है कि यार सर, ओजोन तो गैस है, हेलो, तो गैस की थिकनेस थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन होती है। अरे हाँ के ना, ओजोन की थिकनेस ही क्या बताते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर डॉप्सन यूनिट कहने का मतलब क्या है, तो प्लीज मेक इट क्लियर। 1 डॉप्सन यूनिट इक्वल टू 1 पार्ट्स पर बिलियन। 1 डॉप्सन यूनिट्स इज इक्वल टू 1 पार्ट्स पर बिलियन। समझ में आई बात? अगली चीज, अगर इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन को कंडेंस किया जाए, क्या किया जाए? कंडेंस किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है, लेयर बनाएगी। ठीक, एक डॉप्सन यूनिट को अगर कंडेंस किया जाए तो ये 0.01 मिलीमीटर थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है। नहीं आया समझ में? एक डॉप्सन यूनिट 1 पार्ट्स पर बिलियन के बराबर है। 1 पार्ट्स पर बिलियन को अगर कंडेंस किया जाए तो ये लेयर जो बनाएगा वो कितनी मोटी होगी? 0.01 मिलीमीटर। ठीक, देखिएगा अभी समझ में आ जाएगा। अगर हम इक्वेटर की बात करें,
तो इक्वेटर पर ओजोन की थिकनेस हम बताते हैं 300 डॉप्सन्स। कितनी? इसका मतलब समझ गए? नेक्स्ट, पोल्स पर अगर हम बात करें लगभग 400 डॉप्सन्स। कितने? 4 मिलीमीटर्स। शायद समझ में आया हो। अरे बोलो यार, सीक्वेंस को बिल्कुल पकड़ के चलना, एक के बाद एक चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। हमने बता दिया कि लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है। हाई कॉन्सेंट्रेशन की लोकेशन हम लोगों ने क्लियरली बता दी। अब वहां पर इसका मेजरमेंट हम लोग थिकनेस जो बता रहे हैं वो डॉप्स यूनिट में बता रहे हैं। डॉप्स यूनिट का कॉन्सेंट्रेशन में पीपीबी से कंपेयर कर सकते हैं और थिकनेस को हम लोग 0.01 मिलीमीटर के बराबर बता सकते हैं। ठीक है, उस बेसिस पर हमने सब जगह की थिकनेसेस बता दी। नेक्स्ट, नेचुरल फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन। क्या बेटा? नेचुरल फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन occurs in stratosphere। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का नेचुरल फॉर्मेशन भी चल रहा होता है और नेचुरल ब्रेकडाउन भी चल रहा होता है। इसका मतलब सारी चीजें बैलेंस्ड मैनर में चल रही होती है। किसमें चल रही है बेटा? बैलेंस मैनर। कैसे होता है वो भी देख लीजिए। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में दो नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है बेटा, राइट। एक दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। तीसरा ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके दूसरा ओजोन बनाता है। क्लियर? इसका मतलब ये जो नाटक हमें दिख रहा है, दिस इज 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 2 ओजोन मॉलिक्यूल्स, राइट। नाउ ब्रेकडाउन कैसे? ओजोन का ब्रेकडाउन एंडरगोनिक प्रोसेस है। यूवीसी रेडिएशन की एनर्जी को यूज करता है। किसको यूज करता है? यूवीसी की एनर्जी यूज होगी तो लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि यूवीसी इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर और अर्थ की सरफेस तक ए और बी ही आ पाते हैं। अगर ओजोन कंसंट्रेशन कम होगा तो यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर यूवीसी आ सकती है। समझ में आई बेटा बात? ओजोन यूवीसी की प्रेजेंस में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। अगेन एक ओजोन यूवीसी की प्रेजेंस में दूसरे ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। दोनों नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, राइट। आई बात समझ में कि नहीं आई? नेचुरल फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन क्या बैलेंस्ड मैनर में चल रहा है? नेचुरल फॉर्मेशन ब्रेकडाउन जब बैलेंस मैनर में चल रहा होता है उसी समय पर ह्यूमन धूम मचाता है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ केमिकल एजेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं विच कॉजेज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर बेटा। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। एग्जामिनर भाई साहब आजकल फुल फॉर्म की जगह पर डायरेक्टली एब्रिवेशन यूज कर रहा है, ओडीएस। ओडीएस क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ सकते हैं बेटा? क्या इसमें हेलोजेंस आ सकते हैं? और इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी आ सकते हैं, राइट। ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है इनकी कोई ना कोई एफिशिएंसी होगी बेटा कि ये इतने ओजोन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में या अदर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। The efficiency of ozone depleting substances to deplete the ozone molecules is known as ozone depleting potential। पोटेंशियल मतलब दम। अरे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का एफिशिएंसी ही क्या कहलाती है? ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल कहलाती है। समझ में आई यहां तक की बात?
मैक्सिमम ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का होता है लगभग 14% ऑफ टोटल ओजोन डिप्लीशन, राइट। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का पार्टिसिपेशन इज 3.5% ऑफ टोटल ओजोन डिप्लीशन। समझ में आ रही है बात। अभी ओजोन डिप्लीशन होता कैसे है वो भी रिएक्शंस बता देता हूं। CFCl3 बेटा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में CFCl2 और एक्टिवेटेड क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्टिवेटेड क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO बनाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, राइट। ये ClO फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करके एक्टिवेटेड क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज करता है। इन अ चेन रिएक्शन activated chlorine may deplete up to 1 lakh ozone molecules present in stratosphere. चेन रिएक्शन में एक एक्टिवेटेड क्लोरीन लगभग 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। क्लियर। बात आती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे आएंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं जेट प्लेन्स फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फेयर, और जेट प्लेन्स में कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ही हो रहा है बेटा। एमिशन में क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके NO2 और O2 बनाता है। समझ में आई बात। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लगातार स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है बेटा। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज नोन एज ओजोन होल। Decrease in concentration of stratospheric ozone is known as ozone hole. ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता है कि ओजोन लेयर बीच में से फूट गई है। ओजोन होल का मतलब है ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आ जाना या कंसंट्रेशन में कमी आ जाना, राइट बच्चे। इसको कहा जाता है ओजोन होल। ओजोन होल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एंटार्क्टिका। कब डिस्कवर किया गया, 1985 में, और इसे देखा गया था बाय द सैटेलाइट निम्बस 7। ठीक है, डिस्कवर किसी साइंटिस्ट ने किया होगा, वह सैटेलाइट से भी किसी ने देखा ही होगा ना। मतलब दूर की जगह पर देखा और बड़े दूर से देखा, दूर की जगह पर देखा, बड़े दूर से देखा। दूर के आदमी लगते हैं बेटा, साइंटिस्ट का नाम दूर के आदमी। समझ में आई बात। ओजोन होल was discovered by Farman in 1985 in Antarctica by using the satellite Nimbus 7। एग्जाम मेरे को पता है कि एलन वाले रटा रटा के भेजेंगे कि भोले भाई सबसे पहले कहाँ खोजा गया, एंटार्क्टिका। कब खोजा गया, 1985 में। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ आर्कटिक में कब खोजा गया, 1990 में। आर्कटिक में ओजोन होल कब खोजा गया बेटा, 1990 में खोजा गया। यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है, बोलो वे। नाउ ये सब चीजें पढ़ने के बाद मन में प्रश्न आता है कि सर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन तो नियर इक्वेटर मैक्सिमम है। अरे हाँ के ना, एंटार्क्टिका में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन मिनिमम है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का एमिशन मिनिमम है। अरे हाँ के ना, तो फिर ओजोन होल सबसे पहले वहां क्यों बना। अरे हाँ के ना, तो सबसे पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि सबसे पहले वहां बना, सबसे पहले वहां देखा गया। क्यों, क्योंकि वहां की कंडीशन के हिसाब से एबनॉर्मेलिटी सबसे पहले वहीं डिटेक्ट की गई, वहां के क्लाइमेट या स्ट्रेटोस्फेयर में। हेलो, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई कि डिस्कवरी पहले कहां हुई, एंटार्क्टिका में। बना कहीं और हो सकता था, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटोरियल रीजन के आसपास ही बना होगा। ठीक है, चलो सर ये बात भी मान ली कि सबसे पहले वहां खोजा गया, लेकिन बनना तो वहां भी नहीं चाहिए था। अरे हाँ कि ना, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पर मिनिमम है। चलिए वहां पर क्यों बना, बनने का कारण क्या था।
ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको लास्ट टर्न पे एंटी साइक्लोन एंड विंडलेस कंडीशन समझाई थी बेटा। एंटी साइक्लोन और विंडलेस कंडीशन मैंने आपको ये भी बताया था कि विंड्स का फ्लो साइक्लोनिक मैनर में होता है, और ये भी कहा था कि विंड्स का फ्लो पोल टू पोल होता है। कैसे होता है? पोल टू पोल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों के जो क्लाइमेट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। पता है क्या आपको ये बात? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, दोनों हेमिस्फीयर के जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं या सीजनल वेरिएशंस हैं वो अपोजिट चलते हैं। एक लाइन में समझा देता हूं, नॉर्दर्न स्प्रिंग इज सदर्न ऑटम। समझ गए? अरे यार अपोजिट चलते हैं, नॉर्दर्न स्प्रिंग इज सदर्न ऑटम, नॉर्दर्न विंटर इज सदर्न। यही तो कारण है कि आर्कटिक टर्न आर्कटिक रीजन में विंटर्स में माइग्रेट करके एंटार्क्टिक जाता है। अरे समझ में आई बात? यहां तक की कहानी क्लियर? अब आपके मॉड्यूल में लिखा गया है कि एंटार्क्टिका में ये जो ओजोन होल है ये हर साल अगस्त से अक्टूबर के बीच में स्प्रिंग सीजन में अपीयर होता है। कब अपीयर होता है? स्प्रिंग सीजन। अब यार ये अगस्त से अक्टूबर तक का नाटक क्या है? एक्चुअली दिस इज द स्प्रिंग सीजन इन अंटार्कटिका। ठीक, स्प्रिंग सीजन में ही क्यों अपीयर होता है वो भी क्लियर कर लेते हैं। सीजनल वेरिएशन, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर। ठीक है, ऑटम और स्प्रिंग सीजन में विंड्स का फ्लो होता है। हेलो, जितनी भी विंड्स फ्लो करती हैं वो पोल टू पोल मूव करती हैं। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स हैं वो अल्टीमेटली नॉर्दर्न पोल पर जाएंगी और सदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स हैं वो अल्टीमेटली सदर्न पोल पर जाएंगी। अरे हाँ कि ना? ठीक, जब ये विंड्स का फ्लो होता है पोल टू पोल तो यहाँ की जो विंड्स हैं ये एक दूसरे से पोलर रीजन में जाकर टकराएंगी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि विंड का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पर साइक्लोनिक मैनर में होता है और ये पॉल्यूटेंट्स को भी लेकर जाती है। इसीलिए तो जब कश्मीर में ठंड पड़ती है तो 4 दिन बाद हमारे यहाँ ठंड फील होती है, राइट? तो ऑटम सीजन में चल रही ये विंड्स 2 से 3 महीने में अल्टीमेटली पोलर रीजन में पहुंचेंगी। जब इवेंट्स वहां पर पहुंचती हैं तो आपस में टकराती हैं और टकराने की वजह से वहां पर मल्टीपल साइक्लोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ये साइक्लोन्स कौन से रीजन में बन रहे हैं? पोलर रीजन में। और साइक्लोन्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है वर्टेक्स। तो पोलर रीजन में बन रहे ये जो मल्टीपल साइक्लोन्स इनको कहते हैं पोलर वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स इज एक्चुअली द अक्यूमुलेशन ऑफ मल्टीपल पॉल्यूटेंट्स। अरे ये विंड्स जो अलग अलग जगह के पॉल्यूटेंट को लेकर वहां पहुंची है ये इन साइक्लोन्स के अंदर ही परसिस्ट कर रहे हैं। ऑटम सीजन के एंड तक जाते जाते ये पोलर वर्टेक्स वहां पर बनते हैं क्योंकि जगह जगह से विंड्स एक्यूमुलेट हो रही हैं और उसके बाद वहां पर पहुंच रही हैं। जब तक ये पहुंचती हैं तब तक क्या शुरू होने वाला होता है? विंटर। और विंटर्स के दौरान टेम्परेचर कम होने लगता है। पोलर विंटर्स में सनलाइट नहीं होती है। पता है क्या आपको? 2 से 3 महीने तक पोलर रीजन में सनराइज नहीं होता, राइट? टेम्परेचर माइट डिक्रीज अप टू -80 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ये जो पोलर वॉर्टेक्सेस हैं ये मल्टीपल आइस क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका? आइस क्लाउड्स विच हैव accumulation of multiple pollutants including ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक, विंटर के दौरान क्या नहीं है? सनलाइट नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब सारी चीजें शांत पड़ी हुई हैं। विंटर खत्म होने पर आएगा क्या? एंड स्प्रिंग में सनराइज होगा। जैसे ही सनराइज होगा तो यूवी रेडिएशंस आएंगी, ये नाटक शुरू हो जाएगा। हेलो, जब और सोलर रेडिएशंस बढ़ेंगी मेल्टिंग ऑफ आइस क्लाउड्स होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस क्लाउड होगा तो रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होगा। जैसे ही ये रिलीज होगा चेन रिएक्शन में मैसिव डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होने लगेगा। इसी वजह से स्प्रिंग सीजन में अपीयरेंस ऑफ
ओजोन होल होता है अंटार्कटिका में। लेकिन ऐसा ऑटम में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समर्स में आइस क्लाउड नहीं बनते, इतना ज्यादा परसिस्टेंस ऑफ या अक्यूमुलेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं होता। वर्टेक्सेस बनते हैं, रिमूव हो जाते हैं, बनते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन नाटक किसका हो गया? जिसने वहीं पर अक्यूमुलेशन कॉज कर दिया इनका। समझ में आई बेटा बात? 100% क्लियर है? ये था भैया आपका ओजोन डिप्लीशन। तो अगर इस ओजोन डिप्लीशन को रोकना है तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एमिशन को रोकना होगा। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एमिशन को रोकने के लिए 1987 में, कभी बेटा, एक ट्रीटी बनाई गई जिसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक ट्रीटी बनाई गई, मतलब वही लोग बाग मिले, डिसाइड किया कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का एमिशन कम करना है। अब जाके घर जाके साइन करा के लेकर आने हैं, ठीक है? इसलिए इफेक्टिव कब हुआ? 1989। समझ में आई बात? आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रीटी फॉर्मुलेट कब हुई और इंप्लीमेंट कब हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया कब गया, इंप्लीमेंट कब हुआ? 1989 में। समझ में आ गई बात? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, समझ में आ गई बात? अगली चीज, अगर इसी तरह से ओजोन का डिप्लीशन होता रहा तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से कम होगी बेटा। इसकी वजह से अर्थ पर यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर बढ़ेगा और इसके कारण होने वाले हार्मफुल इफेक्ट में सबसे पहला म्यूटेशंस। क्या होगा बेटा? स्किन कैंसर हो सकता है जिसको हम कहते हैं मिलेनोमा। क्या कहते हैं? जेनेटिक डिजीजेस में अकर जिसको कहा जाता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। क्या कहते हैं? आईज के अंदर एक्सपोजर होने पर कैटरैक्ट जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, और स्नो ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। स्नो ब्लाइंडनेस इज एक्चुअली स्वेलिंग ऑफ कॉर्निया। स्नो ब्लाइंडनेस क्या है? स्वेलिंग ऑफ कॉर्निया। कैटरैक्ट और स्नो ब्लाइंडनेस दोनों अलग अलग चीजें भैया, ध्यान रखना, ठीक है? कैटरैक्ट मोतियाबिंद को कहते हैं और स्नो ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ कॉर्निया। ये खत्म हुआ भैया आपका ओजोन डिप्लीशन। मिटा दूं? अरे बोलिए। इसी के साथ खत्म हो गया आपका कंप्लीट एयर पॉल्यूशन। मोतियाबिंद, अब ये डिजीज वाला बताएंगे। आंखों में सामने जाले छा जाते हैं, ऐसा कुछ है ना? हाँ 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 हाँ। अरे यही बताया था राजा बेटा, अभी यही तो सिखाया है। अगर ओजोन कम हो गई तो यूज कम होगा, इधर आएगा, धूम मचाएगा। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन। हाँ भैया, व्हाट इज पॉल्यूशन? Any undesirable change in physical, chemical, biological properties of air, water, and soil is known as pollution. What is water pollution? Any undesirable change in physical, chemical, biological properties of water is known as water pollution. एक क्वेश्चन पक्का है भाई साहब वाटर पॉल्यूशन से, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन मेनली अकर होता है ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, लाइक organic impurities, inorganic impurities, and biological impurities. बहुत ध्यान से सुन लेना भैया। वाटर पॉल्यूशन अकर ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल impurities. Organic impurities include paper, cloth material, cellulosic fibers, waste food, and dead organic matter. Inorganic impurities include phosphate, nitrate, ammonia, heavy metals, and toxic chemicals. Biological impurities include parasites and pathogens. समझ में आ गई बात? बढ़िया डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे?
any undesirable change in physical, chemical, biological properties of water due to addition of organic, inorganic and biological impurities is known as water pollution. समझ में आ गई बात? अब हमने कहा कि इस impurities की वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ये impurities आई कहां से? तो सोर्स ऑफ impurities, पहला हाउस होल्ड डिटर्जेंट। क्या बेटा? हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स। यार मैंने आपको कंबशन और बर्निंग पढ़ाया है। क्या होता है कंबशन? विदाउट फ्लेम्स, बर्निंग कंबशन में मोस्टली रिलीज होगा क्या? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कंबशन में सल्फर क्या? उसी तरह से आपको एक चीज और यहां याद रखनी है कि कभी भी अगर हाउस होल्ड डिटर्जेंट लिखा हुआ आए, क्या हाउस होल्ड डिटर्जेंट, इट इज ऑलवेज रिच इन फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स आर ऑलवेज रिच इन फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। हमारे घर से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसमें डिटर्जेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के बीच में जितनी बार भी हम पानी का यूज करते हैं 70% ऑफ द टाइम उसको साबुन के साथ ही यूज करते हैं। हैंड वॉश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, बाल धोने का साबुन, आप लोगों के काम आता होगा शैम्पू, अरे हाँ के ना, राइट। इसके अलावा बर्तन मांजने का साबुन, मतलब अलग अलग प्रकार के साबुनों का ही उपयोग हम लोग करते रहते हैं। इसका मतलब वाटर कैसा हो जाता है? डिटर्जेंट वाटर। दूसरा सोर्स कैन बी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। क्या बेटा? इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स हो सकते हैं बेटा। और लास्टली सबसे ज्यादा नाटक चल रहा है किसका? सीवेज वाटर का। सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज का एबंडेंस होता है, ठीक है। बाकी दोनों में क्या बता दिए? इनऑर्गेनिक, ठीक है। अगले टर्न पर मुझे याद दिलाना कि सर हाउस होल्ड सीवेज के बारे में बताना है। फर्स्ट और सेकंड में इनऑर्गेनिक, हाँ हाँ। वाटर पॉल्यूशन को कोई भी पॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। वाटर को अगर आप डिस्टिल में कन्वर्ट कर लोगे तो वो नेगेटिव पॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। हर एक कंपोनेंट ऑफ नेचर में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता सकते हो बेटा। एयर में भी जो हो रहा था वो भी तो पॉजिटिव ही चल रहा है, उसमें तो ऐड ही कर रहे थे, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए